हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं से संबंधित कुछ ऐसी शिक्षण विधियों के बारे में जो व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर बनाई गई है। मनोविज्ञान में कई मनोवैज्ञानिकों ने बहुत पहले से व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किया और व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन करते हुए कुछ इस तरह के तरीके सीखने सिखाने के क्षेत्र में अपनाए जो व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित थे, जहां पर बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखा गया था। तो ऐसी ही कुछ विधियां हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित हैं और पूरी दुनिया में जिन्हें स्वीकार किया गया है। साथियों, इस श्रेणी में हमारी पहली विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है मूल रूप से जॉन डीवी के शिष्य जो किलपैट्रिक हैं उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन क्योंकि जॉन डीवी के फॉलोवर रहे हैं किलपैट्रिक और मूल कॉन्सेप्ट जॉन डीवी का था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको किलपैट्रिक ने बनाया है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछें कि प्रोजेक्ट विधि किसने इजाद की, किसने बनाई, तो हमारा आंसर होगा किलपैट्रिक। आंसर होगा किलपैट्रिक, ना कि जॉन डीवी। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट विधि का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया या प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा में सबसे पहले किसने काम किया, तो आंसर होगा जॉन डीवी। लेकिन जहां प्रवर्तक की बात करें वहां किलपैट्रिक होगा और किलपैट्रिक जो है वो जॉन डीवी के शिष्य हैं। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, कोई ना कोई प्रयोजन बच्चों को दिया जाएगा। इसको प्रायोजना विधि भी कहते हैं। किसी प्रोजेक्ट पर बच्चे काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट पर बच्चे काम करते हुए स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस दौरान क्या होगा, बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, शिक्षक की ज्यादा आवश्यकता उनको नहीं होगी, वो खोज विधि के माध्यम से चीजों को खोजते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। बाल केंद्रित समस्त प्रणालियां होंगी, बालक अपनी रुचि और क्षमताओं के साथ काम कर रहा होगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इन व्यक्तिगत विभिन्नता वाली सारी विधियों में लागू होती हैं, वह यहां भी एक्सेप्ट होंगी। देखते हैं क्या है। इस विधि में बालक को किसी भी विषय से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य प्रदान किया जाता है एवं बालक दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए स्थायी अधिगम करता है। किसी भी विषय का प्रोजेक्ट दे दिया, बालक को काम दे दिया कि आपको ये काम पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और बालक स्वयं अपने स्तर पे अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से प्रोजेक्ट को पूरा करता है और अपना स्थायी ज्ञान का निर्माण करता है। इस विधि में शिक्षक की जो भूमिका है वो गौण होती है, प्राथमिक होता है बालक, इसीलिए मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक होता है। इसकी भूमिका कैसी है, शिक्षक की जो भूमिका है साथियों वो होती है गौण। शिक्षक की भूमिका गौण होती है। तो फिर मुख्य कौन हो गया, मुख्य हो गया बालक, बाल केंद्रित। तो संपूर्ण प्रक्रिया कैसी है, बाल केंद्रित है। कैसी है, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, पीछे हमने जाना था। तो चाइल्ड सेंटर्ड प्रक्रिया पर आधारित ये है। और यहाँ क्योंकि बालक स्वयं करके सीखता है, क्या कर रहा है, बालक स्वयं कार्य करता है, कार्य प्रदान करता है जिसको बालक स्वयं करता है, जो स्वयं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो करके सीख रहा है। करके सीखना, इस पर आधारित है ये विधि, करके सीखना। और इस स्वयं करके सीखने में शिक्षक केवल सहायक की भूमिका निभाता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कैसे अनुभव होंगे, प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। क्यों है प्रत्यक्ष, क्योंकि बालक जब स्वयं करके सीख रहा है तो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, ये करके सीखने पर आधारित है, इसलिए बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव भी यहां पर हो रहे हैं। पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी एवं स्पष्ट होता है। देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी काम अगर बालक स्वयं करके देखेगा तो स्वयं करने के दौरान क्या होगा, वह पूरी तरह से उस काम में शामिल होगा, तल्लीन होगा, समस्त ज्ञानेंद्रियों का वहां पर प्रयोग होगा और बालक खुद अपने अनुभव स्वयं प्राप्त करेगा। तो इससे क्या होगा, इस प्रक्रिया से सीखा गया ज्ञान बालक में स्थायी होगा, लंबे समय तक चलेगा और वास्तविक रूप से अधिगम निर्माण की प्रक्रिया भी यही होती है। तो मूल रूप से जॉन डीवी के द्वारा प्रतिपादित इस संकल्पना के आधार पर किलपैट्रिक ने इस विधि को बनाया और किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित इस विधि को हम प्रयोजना विधि भी कहते हैं। देखो, प्रयोजना विधि में बालकों में तार्क, चिंतन, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्भर, सामाजिक आदि गुणों का भी विकास होता है। क्योंकि बालक क्या कर रहा है, स्वयं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इसलिए खुद का अपना चिंतन कब कर रहा है, जब उसके सामने कोई समस्या आ रही है तो समस्या का समाधान कर रहा है और समस्या का समाधान करने के दौरान उसमें
चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है। अन्वेषण, खोज करना, अन्वेषण का मतलब होता है खोज। बालक अगले चरणों की, अगले पद की स्वयं खोज करता है। बालक देखता है कि अब मुझे प्रोजेक्ट में आगे क्या करना है, जो स्टेप आगे होना है प्रोजेक्ट में वो होगा तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, वरना आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार बच्चे में क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। क्यों बना आत्मनिर्भर? क्योंकि वह स्वयं कर रहा है, किसी की मदद नहीं ले रहा, इसलिए स्वयं आत्मनिर्भर है। सामाजिक इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजों के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, वन वे प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए इन गुणों का बालक में इस विधि में विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधि में हाथ से कार्य करने पर बल दिया जाता है। किससे कार्य करने जी? हाथ से कार्य करने हैं, वही करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो मैंने आपको पीछे बताया था। शारीरिक व मानसिक परिश्रम करवाया जाता है, क्योंकि बालक अगर स्वयं कार्य कर रहा है तो स्वयं कार्य करने के दौरान फिजिकल वर्क भी हो रहा है और मेंटल वर्क भी हो रहा है। इससे होगा क्या, बालक में तल्लीनता बनेगी। क्या बनेगी साहब? बालक में तल्लीनता बनेगी, बालक में अवधान पैदा होगा और बालक प्रक्रिया में शामिल होगा। किसकी प्रक्रिया में? सीखने की प्रक्रिया में बालक स्वयं शामिल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को माध्यम बनाया जा रहा है जिससे बालक जुड़ रहा है। परियोजना विधि अधिक खर्चीली तथा अधिक समय लेने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें खर्चा भी होता है। और क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही परिणाम तक पहुंचता है, इसलिए इसमें समय भी लगता है। तो ये कुछ छोटी मोटी इसकी कमियां हैं, लेकिन फिर भी यह विधि बहुत कारगर है बच्चों के लिए, स्पेशली विज्ञान विषय में, गणित विषय में प्रोजेक्ट विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखो कुछ डायग्राम्स यहां आप देख पा रहे हैं। ये एक पहला डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बच्चे इस टीचर के साथ मिलके कुछ प्लास्टिक के सामान यहाँ पर हैं, कुछ बलून्स और इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं। आप इसको जूम करके देखना, ये पिक्चर आपको दिख जाएगा। इन सबको जोड़ के चिपका के कुछ डायग्राम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया। आप दूसरे में देखो, यहाँ बच्चों के पास कुछ तीलियां हैं और आइसक्रीम की जो स्लाइड्स आती है वो है, उनको जोड़कर डायग्राम्स बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। इस विधि में देखो, यहां भी कुछ कागज के गत्ते हैं, ग्लास हैं, लकड़ी की प्लेट्स हैं, इनको जोड़कर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, मिसाइल जैसी आकृति इन्होंने बना दी है। तो इन तीनों डायग्राम्स में क्या दिख रहा है आपको, कुछ चीजें कॉमन है। पहली, बच्चे स्वयं शारीरिक और मानसिक रूप से गतिविधियों में व्यस्त हैं। दूसरी चीज, बच्चे खुद आगे से आगे अन्वेषण करते हुए सीख रहे हैं। प्रत्येक विधि में शिक्षक की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, सिर्फ सहयोगकर्ता के रूप में है। सभी जगह क्या हो रहा है, बाल केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें रुचि आ रही है, अपनी इच्छा के हिसाब से बच्चे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यहाँ पर पूरा समावेश होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व मिलता है और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो बालक की अपनी स्वयं की क्वालिटीज हैं, स्वयं के जो गुण और योग्यताएं हैं, वो यहाँ भरपूर अपने काम में शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ बालक को खुद को करने के मौके मिलते हैं। तो इस प्रकार किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर एक महत्वपूर्ण विधि है, जो आज की शिक्षा पद्धति में भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक स्कूल में कहीं ना कहीं अप्लाई की जाती हैं। चलिए चलते हैं अगले विधि की ओर, जिसका नाम है दोस्तों ह्यूरिस्टिक। अगर हम बात करें ह्यूरिस्टिक की, तो ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इस ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है मैंने खोज लिया। क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही मैंने खोज लिया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर खोज करने से संबंधित कोई बात होगी, इसलिए इस विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। बालकों के सामने इस तरह की गतिविधि रखी जाती है, इस तरह की प्रक्रिया बनाई जाती है जहां पर बालक स्वयं खोज करते हुए, अन्वेषण करते हुए आगे से आगे बढ़ता है और इस प्रकार आगे बढ़ने के दौरान बच्चा नवीन अनुभव प्राप्त करता है और अधिगम स्थायी बनाता है। किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि दी है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने ये शब्द कहां से लिया? ग्रीक भाषा से लिया ह्यूरिस्टिक, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं या फिर मैंने खोज लिया है। इस विधि में विद्यार्थी अन्वेषक के रूप में क्रियाशील रहते हैं तथा वे स्वयं कार्य कर समस्याओं के समाधान को प्राप्त करते हैं। अन्वेषक मतलब हो गया खोजकर्ता। बालक स्वयं यहां खोजकर्ता के रूप में रहता है। किसके रूप में साहब? खोजकर्ता के रूप में रहता है। वो स्वयं चीजों को आगे बढ़ाता है, नवीन ज्ञान की खोज करता है। क्योंकि खुद खोज कर रहा है, खुद अन्वेषक है, इसीलिए क्रियाशील रहेगा।
क्रियाशील का मतलब किस तरीके से, शारीरिक भी क्रियाशील रहेगा, और अगर शारीरिक क्रियाशील हैं तो उसके साथ वो मानसिक क्रियाशील भी रहेगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से बालक जब क्रियाशील होगा, पूरी तल्लीनता से काम करेगा, तब जाके ही अन्वेषक के रूप में भूमिका में आएगा और अन्वेषण कर पाएगा, नई चीजों को खोज पाएगा। और वो बालक क्या करते हैं, स्वयं कार्य करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। विज्ञान विषय में इस विधि का प्रयोग किया जाता है एवं छात्र स्वयं खोजी कुत्ते के समान कार्य करते हुए नवीन अनुसंधान को प्राप्त करते हैं। विज्ञान विषय में यह विधि काम आती है जहां पर बालक स्वयं काम करता है। यहां पर बालक को किसकी संज्ञा दी है, खोजी कुत्ते के समान। खोजी कुत्ते को आपने देखा होगा, जो आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, उनको छोड़ा जाता है, वो खुद स्मेल के आधार पे स्मेल को सूंघते 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 आगे से आगे अपराधी तक पहुंच जाते हैं और खुद इस तरह के जो सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो वहां पर उनको कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई गाइड नहीं करता है, वो खुद अपनी खोज करते हैं। सिर्फ इसी तरीके से एक बालक भी इसमें जो गतिविधि उसको मिलती है, जो कार्य उसको मिलता है, उस कार्य में स्वयं खोजता हुआ आगे बढ़ता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित ह्यूरिस्टिक मेथड। आगे चलते हैं अगली विधि की ओर, जिसका नाम है किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली जो है, यहां भी फ्रोबेल ने इसको प्रतिपादित किया है। और किंडरगार्टन जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है किंडर और दूसरा है गार्टन। दोस्तों, किंडर जो है, किंडर का मतलब होता है बगीचा, अर्थात हम कहेंगे इसको गार्डन, गार्डन, और गार्टन होता है बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा या गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का जो गार्डन है, इसकी संज्ञा दी है। अब देखो यहां पर किंडरगार्टन में गार्डन का क्या रोल है। जैसे एक सिंपल गार्डन होता है, बगीचा होता है, उस बगीचे में कई तरीके के फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं। उन फ्लावर्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को माली क्या करता है, उनकी देखभाल करता है, केयर करता है, और केयर करने के बाद उनको आगे स्वतंत्र रूप से बढ़ने के मौके देता है। कभी भी जो गार्डनर है, जो माली है, वो पौधों को अपने हिसाब से नहीं बढ़ाता, वह सिर्फ उनकी केयर करता है, जो उसको चाहिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कैसे, अगर किसी पौधे को पानी चाहिए वो पानी देता है, उसको खाद देनी है तो उसको खाद देता है, उसकी केयर करता है, निराई गुड़ाई करता है, उसके तरफ बाड़ लगाता है, ये काम उसका है। मतलब उसकी मदद करता है आगे बढ़ने में। पौधा नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र वातावरण में अपनी प्रकृति से ही बड़ा होता है। ये प्रकृति होती है गार्डन में छोटे छोटे पौधों के वृक्ष बनने के दौरान या फिर फूलों के खिलने के दौरान। अब यहां समझने की बात क्या है साथियों, यहां समझने की बात यह है कि बिल्कुल जैसे छोटा पौधा होता है, ऐसे ही हमारा बच्चा होता है। जैसे माली उनकी केयर करता है, उनको सुविधाएं देता है, ऐसे ही हम शिक्षक उनकी केयर करते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। हम फूल वाले पौधों की तरह से या छोटे नन्हे पौधों की तरह से बालकों की तुलना करें कि बालक भी स्वतंत्र रूप से इस प्रकृति में अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र विकसित होना चाहिए। वो जैसे विकसित होना है उसको वैसे ही विकसित होने के मौके दिए जाने चाहिए। हम सिर्फ उसकी सुविधा का ध्यान रखें, उसको जहां समस्या आती है वहां उनको दूर करें, उसकी मदद करें और उसको स्वतंत्र रूप से बड़े विकसित होने के मौके प्रदान करें। ये मूल थीम है इस प्रणाली की या इस विधि की। तो फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित इस विधि में क्या है, इस विधि में शिक्षक एक माली के समान एवं छात्र एक पौधे के समान माना गया है। यह शब्द है जर्मन का, ध्यान रखना है, पीछे वाला शब्द लैटिन भाषा का था लेकिन ये जर्मन शब्द है। इस जर्मन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। मैंने बताया आपको, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा में से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। क्या करना चाहता है सेंटेंस कि असल में तो ये छोटे बच्चों के लिए है, जो घर में बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना, बहुत छोटे बच्चों को पूर्व प्राथमिक में, उसका है। लेकिन धीरे 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 उस घरेलू तरीके को ही थोड़ा सा विकसित किया गया और औपचारिक रूप से बदल दिया गया, ट्रांजिट हो गया घरेलू तरीका औपचारिक में। जब ये घरेलू तरीका औपचारिक तरीके में आ गया तो ये एक पद्धति के रूप में विकसित हो गया और इस पद्धति को कहा जाता है किंडरगार्टन प्रणाली, जो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिस प्रकार से एक माली पौधों की देखरेख करते हुए
उसके प्राकृतिक गुणों का विकास करता है। इसी प्रकार शिक्षक भी छात्र की वास्तविक शक्तियों का विकास करने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रणाली स्वतंत्रता पर बल देती है, अपनी ही प्रकृति से विकसित होने पर बल देती है। यह प्रणाली शिक्षक को मात्र सहायक के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल करती है, बालक को मुख्य भूमिका में मानती हैं, समस्त प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने की बात करती हैं। तो साथियों, ये थी फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन प्रणाली। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। इस प्रणाली में 6 या 7 साल से कम उम्र के बच्चों का पूर्व या प्री प्राथमिक शिक्षा से है। इस विधि में बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। साथ ही कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। तो छोटे बच्चों के लिए है, पूर्व प्राथमिक के लिए है। पूर्व प्राथमिक का मतलब हो गया 5 साल से नीचे का बच्चा, क्योंकि 5 साल पूरे होने के बाद तो कहाँ चला जाएगा? स्कूल में चला जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में चला जाएगा। इसीलिए पूर्व प्राथमिक का मतलब हो गया 5 साल या 6-7 साल से नीचे का बच्चा। तो यहां किसको रखा? 6 या 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्व प्राथमिक में रखा है, उनके लिए होती है किंडरगार्टन प्रणाली। इस विधि में रचनात्मक खेल क्या होते हैं? रचनात्मक खेल होते हैं, सामाजिक बातचीत होती है और इसके माध्यम से बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, साथ ही कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा भी दे दी जाती है। देखो, रचनात्मक खेल का मतलब ऐसे खेल जिसमें बच्चों को मजा आए, रुचि बने तथा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, रचना जहां पर शामिल हो। अब जब खेल खेल रहे हैं तो समूह के रूप में हैं बच्चे आपस में, जब समूह के रूप में हैं तो सामाजिक बातचीत भी उनमें होगी, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, खेल के नियमों पर बात करेंगे, निर्देशों को समझेंगे। तो सामाजिकता का विकास भी हो रहा है बच्चों में, रचनात्मकता का विकास भी हो रहा है, क्योंकि खेल को माध्यम बना रहे हैं तो शारीरिक विकास ही बच्चों का हो रहा है। इस प्रकार बच्चों के बुनियादी कौशलों का विकास किया जाता है। दोस्तों, बुनियादी कौशलों का मतलब क्या हो गया? बेसिक स्किल्स। किसी भी क्षेत्र में समझ लो आप, जैसे मान लो हम बेसिक स्किल की बात करें, किसी भाषा के बेसिक स्किल, लैंग्वेज के LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक लैंग्वेज के बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें साइकोमोटर डेवलपमेंट की, गत्यात्मक विकास की, तो गत्यात्मक विकास में जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होती है, उसका अलाइनमेंट होता है बॉडी के साथ, जिससे विभिन्न गतियां संपादित होती हैं। तो वहां भी बच्चा पहले क्या करता है? पहले घुटनों के बल चलता है, फिर सहारे से चलता है, फिर स्वतंत्र चलना शुरू करता है, फिर आगे चल के समस्त सारी गतिविधियां भी शुरू करता है। तो ये बुनियादी हो गई, एक के बाद एक स्टेप हो गया किसी भी विकास का। तो सीखने की प्रक्रिया में जो बुनियादी चीजें होती हैं, जैसे चीजों को बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, हस्तलेख से, हाथ से चीजों को लिखना, आपका अगर हम स्किल की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है, सूक्ष्म स्किल और स्थूल स्किल जो होते हैं, सूक्ष्म गामक कुशलताएं और स्थूल गामक कुशलताएं, इन सब का विकास करना, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, उसको कहते हैं बुनियादी दक्षताएं, बुनियादी कुशलताएं, बुनियादी चीजें जो सीखने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। इसके अलावा जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है ना इसी में, तो औपचारिक शिक्षा भी उसको दे दी जाती है, मतलब किताबों के माध्यम से, छोटी मोटी कक्षा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। तो साथियों, ये है आपकी किंडरगार्टन प्रणाली। देखिए, कुछ पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटी सी कक्षा जैसा नमूना आपको दिख रहा है। बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, खेल में सीख रहे हैं। यहाँ भी कुछ बच्चों का समूह है। चलिए चलते हैं अगली विधि की ओर, जिसका नाम है खेल प्रणाली, प्ले वे मेथड। हेनरी कुक ने इसको प्रतिपादित किया है साथियों। ये विधि क्या कहती है हेनरी कुक की, कि बच्चों को खेलों के माध्यम से सिखाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा खेल में शामिल होता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होता है और इस दौरान उसको सिखाई गई सामग्री, उसके द्वारा सीखी गई विषय वस्तु स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क में बन जाती हैं। देखते हैं, खेलों के माध्यम से किसी भी बालक में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, अतः बालकों को खेलों की सहायता से विषय वस्तु सिखाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ डायग्राम आप देखो, यहाँ पर बच्चे जो है एक गतिविधि कर रहे हैं। इस गतिविधि में पेपर की कटिंग हो रही है, सीट्स की कटिंग हो रही है, उनको फिर सेट किया जा रहा है। ऐसे एक और एक्टिविटी है, यहाँ पर विभिन्न कलर्स के माध्यम से बच्चों को सीखने सिखाने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, बर्तन से मिट्टी दूसरे में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जहाँ बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है प्ले वे मेथड, जो हेनरी कुक के द्वारा प्रतिपादित है। चलते हैं अगले मेथड की ओर।
जिसका नाम है मॉन्टेसरी प्रणाली। दोस्तों मॉन्टेसरी प्रणाली जो है इसका प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। मारिया मॉन्टेसरी ने भी फ्रोबेल की पद्धति के आधार पर ही या उसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट को इजाद किया, जिसका नाम है मॉन्टेसरी प्रणाली। इस विधि का विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया। 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली यह पद्धति है। मॉन्टेसरी की शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत फ्रोबेल से मिलते जुलते हैं। फ्रोबेल की भांति इनका भी विश्वास था कि वही वास्तविक शिक्षा है जो जीवन की शक्तियों को अभिव्यक्त कर सके। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, आपको एक तो उम्र का ध्यान रखना है, 2.5 से लेकर 6 वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, इससे छोटे बच्चों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। नाम ध्यान रखना है किसने इस विधि का प्रतिपादन किया है, किसकी समर्थक हैं ये, फ्रोबेल की पद्धति की समर्थक हैं। फ्रोबेल भी क्या बात करते थे कि बच्चों को जो है स्वतंत्र रूप से वास्तविक सीखने की स्थितियां प्रदान की जानी चाहिए, ये भी इसी पद्धति की बात करते हैं। इस पद्धति में होता क्या है, बालक गत्ते के कार्ड पर दीवार पर लटके चित्रों के बीच में समानता स्थापित करते हुए आकृति का लेखन कार्य करना सीखता है एवं लेखन के उपरांत बोलना सीख जाता है। बाल ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता के उपरांत अधिगम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी की बात हो रही है, जहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल को महत्व दिया जाता है और विभिन्न सामग्रियों के द्वारा बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। चलते हैं सर अगली पद्धति की ओर, जिसका नाम है विनेटिका प्रणाली। कार्लटन वासबर्न के द्वारा प्रतिपादित इस प्रणाली में क्या होता है, विषय वस्तु में विद्यमान एक समान बिंदुओं को एक साथ बढ़ाने का काम किया जाता है। इसके द्वारा बालक तुलनात्मक रूप से अधिगम करता है। इस विधि में बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसमें बालक कहे गए पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। छात्र एक इकाई को दूसरी इकाई से जोड़कर पढ़ता है। इस प्रणाली में अध्यापक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, लेकिन प्रक्रिया यहाँ भी कैसी है, बाल केंद्रित प्रक्रिया ही है। शिक्षक केवल सहायता प्रदान करता है, फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका। देखो यहाँ पर शिक्षक आपको दिखाई दे रही है, शिक्षिका इनको ये गाइड कर रही है। सिर्फ यहाँ भी शिक्षिका आपको दिखाई दे रही हैं जो एक पिक्चर उनको दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बिना शिक्षक के सहायता के शिक्षक के द्वारा दिए गए काम को संपादित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई विनेटिका प्रणाली, जिसको दिया है कार्लटन वासबर्न ने। आगे चलते हैं अगली प्रणाली पर, जिसका नाम है डेक्रोली प्रणाली। ओविड डेक्रोली के द्वारा प्रतिपादित इस प्रणाली में क्या है, बालकों को स्वतंत्र अधिगम करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं एवं शिक्षक औपचारिक मार्गदर्शक प्रदान नहीं करते हैं। मतलब शिक्षक की मुख्य भूमिका यहां भी नहीं है, औपचारिक मार्गदर्शन शिक्षक प्रदान नहीं करता है। बच्चों को स्वयं ही काम करने के लिए स्वतंत्र रखा जाता है, गतिविधियों का निर्माण किया जाता है, इस तरह की प्रक्रियाएं डिजाइन की जाती है जिसमें बालक स्वयं करते हुए सीखे। आगे चलते हैं अगली पद्धति की ओर साथियों, जिसका नाम है डाल्टन प्रणाली। हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा प्रतिपादित इस प्रणाली में क्या होता है, डाल्टन प्रयोगशाला योजना या डाल्टन योजना इसका नाम है। शिक्षण एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने प्रारंभ किया है। तो इसके दो नाम हैं, डाल्टन प्रणाली को हम क्या कहते हैं, डाल्टन योजना भी कहते हैं, ठीक है, और इसको प्रयोगशाला योजना का नाम भी दिया जाता है। डाल्टन प्रयोगशाला योजना का नाम भी इसको दिया जाता है। किसने प्रतिपादित किया, हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसको बनाया है। 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया, जिसमें 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था के बालकों के लिए एक नई योजना बनाई गई। उम्र कितनी है यहाँ पर, 8 से 12 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बालक को गतिविधि आधारित कक्ष में नियंत्रित परिस्थितियों के साथ स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ भी वही बात है, गतिविधियों को स्थान दिया गया है, शिक्षक का बड़ा रोल नहीं है, यहाँ पर टीचिंग मटेरियल को महत्व दिया गया है। सिर्फ आपको मूल बात ध्यान क्या रखनी है कि ये पद्धति किसने दी, किस आयु के बच्चों के लिए काम करती है और इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए सर आगे चलते हैं अगली प्रणाली की ओर, जिसका नाम है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। डेजी मॉर्गन ने इसको बनाया है। डेजी मॉर्गन की पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या कहती है, बालकों को समूह में विभक्त करते हुए स्वयं अधिगम करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं एवं शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक के रूप में होती है। शिक्षक यहाँ भी क्या है, केवल एक मार्गदर्शक के रूप में है।
आगे चलते हैं अगली पद्धति की ओर दोस्तों, जिसका नाम है बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम, जो भारत में बनाई गई है और महात्मा गांधी ने इसको इजाद किया है। साथियों, अब तक जितनी पद्धतियां हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी पद्धतियां विदेशियों के द्वारा बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है। प्रत्येक पद्धति में बालक के सीखने सिखाने में बाल केंद्रित प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया है। बेसिक शिक्षा जो है साथियों, ये महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है वर्धा। वर्धा में एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था और वहां पर गांधी जी ने अन्य गतिविधियों के साथ शिक्षा का एक नया प्लान दिया था कि जो है शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए भारतीयों के लिए, क्योंकि उस समय में स्थिति ये थी कि भारतीयों के पास खुद का काम नहीं था और सेल्फ डिपेंड नहीं थे। व्यवस्था इस तरह की थी कि वो आत्मनिर्भर नहीं थे, तो आवश्यकता थी आत्मनिर्भर बनने की, सेल्फ डिपेंड बनने की। तो गांधी जी का सुझाव था कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जहां पर सीखने वाला बालक ऐसी चीजों में शामिल हो जहां वो खुद करके सीखे और अपने द्वारा किए गए काम से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी हो, उत्पादन हो। अगर उत्पादन होगा तो वो उसको उसके जीविका का आधार बनाएगा, वहां से जीविका के उपार्जन में उसको मदद मिलेगी, और अगर जीविका उपार्जन में मदद मिलेगी, 2 पैसा कमाएगा, तो आगे चल के वह स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो पाएगा, अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो पाएगा। तो ये सामाजिक रूप से एक बालक को भावी जीवन में व्यवसायिक रूप से स्थापित होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। गांधी जी का कहना था कि यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां बालक स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो, उसमें खुद में एक अपना स्किल डेवलप हो, अपनी कुशलता का विकास हो। अगर हर बालक में कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई कुशलता है और उस कुशलता में वह पारंगत है, तो निश्चित रूप से जीवन में वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, खुद अपना व्यवसाय चलाएगा, अपनी जीविका का उपार्जन करेगा, समाज और देश के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इन विचारों के साथ महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र वर्धा में इस योजना का से परिचय कराया देशवासियों का, इसलिए इसको वर्धा योजना भी कहा जाता है। क्योंकि उर्दू की बात करें तो उर्दू में सीखने को या शिक्षा को बोलते हैं तालीम, उर्दू में तालीम कहते हैं, इसीलिए इसको नई तालीम भी कहा गया, क्योंकि तब इस तरह की तालीम, इस तरह की शिक्षा की पहली बार किसी ने बात की थी। वो लॉर्ड मेकाले के द्वारा प्रदत्त शिक्षा का जमाना था, मेकाले की बाबू बनाने वाली शिक्षा चल रही थी उस दौर में। तो पहली बार इस तरह की जो शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा की बात की गई जो खुद को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, इसलिए इसको नई तालीम भी कहा गया। बुनियादी, क्योंकि बेसिक है इसलिए इसको बुनियादी शिक्षा भी कहा गया। बुनियादी को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक शिक्षा। इसमें क्या है, गांधी जी ने लघु उद्योगों की बात की, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की बात की जो घर में चलते हैं, और इन सबके साथ शिक्षा की बात की, जिसके आधार पर क्या होगा, स्वरोजगार बनेगा। और बेसिक शिक्षा इसको नाम दिया क्योंकि बेसिक चीजों पर आधारित थी। देखो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं शिक्षक के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं उनको काट रहे हैं, उनको बना रहे हैं, लकड़ी से किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। तो जब लकड़ी से किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं या फर्नीचर बना रहे हैं या कोई भी लकड़ी वाला काम कर रहे हैं, तो ये स्किल बच्चों में बनेगा। तो क्या होगा, ये बच्चे आगे चल के फर्नीचर का या लकड़ी का काम करके खुद अपनी कुशलताओं के माध्यम से देश में, समाज में अपना स्थान बना पाएंगे। एक और डायग्राम आप देखो, यहाँ पर बच्चों को धागे के साथ कुछ बनाने की गतिविधि सिखाई जा रही है। बुनाई का काम यहाँ पर चल रहा है, बुनाई कढ़ाई का। तो ये भी एक ऐसा स्किल है जो बच्चे सीख जाते हैं तो उनको आगे जीविकोपार्जन में मदद मिलती है। यहाँ पे सूती वस्त्र बनाने की बात हो रही है। ये चरखे से कॉटन की कताई कर रहे हैं और फिर धागा बना के उसको कपड़े बनाने की प्रक्रिया में शामिल है बच्चे। तो महात्मा गांधी जी का खुद का संदेश था कि अपने लिए जो वस्त्र हैं वो खुद बनाएं। ये इनके खुद के बने हुए कपड़ों को ही पहना करते थे, खादी की वकालत करते थे, सूती और खादी की पहल करते थे, क्योंकि सूती और खादी हमारा अपना प्रोडक्शन था, हमारे देश में पैदा होता था। व्यक्ति इसको घर पे बना के अपने खुद के कपड़े खुद बना सकता था और अतिरिक्त कपड़ों को बेच के 2 पैसा कमा भी सकता था। तो इस प्रकार गांधी जी ने इस तालीम का या इस शिक्षा को बल दिया, इसको महत्व प्रदान किया। दोस्तों ये कुछ शिक्षण विधियां थी, टीचिंग मेथड्स थे या फिर ऐसी प्रणालियां थी जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित हैं,
जहां पर बालकों को महत्व दिया जाता है। अब एक बार हम सारी विधियों के कुछ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं जो सभी विधियों में शामिल हैं। हमने जिन विधियों की बात की, जिन पद्धतियों की बात की, वहां पर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली, किस पद्धति का प्रतिपादक कौन है, उस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है। दूसरा, आयु वर्ग का ध्यान रखना है। तीसरा, उसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे किंडरगार्टन प्रणाली है, वहां स्वतंत्र रूप से बच्चों को बढ़ने की बात की जा रही है। खेल प्रणाली है, वहां पर खेलों के माध्यम से सिखाने की बात हो रही है। फ्रोबेल की जो पद्धति है उसमें भी फ्रोबेल किंडरगार्टन का ही हो गया। तो इस प्रकार से हर एक जो पद्धति है उसमें एक विशेष तरीके से पढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर एक पद्धति में कॉमन है, सब में उनकी बात की जाती हैं। देखो क्या क्या चीजें हैं जो प्रत्येक पद्धति में कॉमन है दोस्तों। उसमें से पहली चीज है व्यक्तिक विभिन्नता को महत्व। हर एक विधि में क्या हो रहा है, व्यक्तिक विभिन्नता को महत्व दिया जा रहा है। व्यक्तिक विभिन्नता को महत्व। मैं ये ऐसे बिंदु आपको लिखवा रहा हूं, इन बिंदुओं में से किसी भी बिंदु को आपसे पूछे और ये पूछे कि ये चीजें हैं जो निम्न में से किस विधि में, किस पद्धति में पाई जाती हैं, तो इन सारी ही पद्धतियों में ये बातें लागू होती हैं। प्रत्येक पद्धति में व्यक्ति भिन्नता को महत्व दिया गया है। एक और, प्रत्येक पद्धति जो है वो क्या है, बाल केंद्रित है। कौन सी है, बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित पद्धति है। इंग्लिश में कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक। एक और खासियत क्या है, शिक्षक जो है यहां मुख्य भूमिका में नहीं है। तो शिक्षक का रोल क्या है, शिक्षक सहयोग करता है, औपचारिक निर्देशन प्रदान नहीं करता है। लगभग सभी विधियों में शिक्षक की भूमिका केवल सहयोगकर्ता के रूप में है, केवल परिस्थितियों के निर्माणकर्ता के रूप में है, बाकी उसकी भूमिका ज्यादा नहीं है। शिक्षक सहयोगकर्ता के रूप में है तथा इसकी गौण भूमिका है। कैसी भूमिका है, गौण भूमिका है। मुख्य भूमिका में तो बालक ही है। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका कैसी हो गई, गौण हो गई, और बालक की भूमिका कैसी हो गई, बालक की भूमिका प्राथमिक हो गई। बालक क्या है यहां पर, प्राथमिक है, बालक मुख्य भूमिका में है। इन सब के अलावा प्रत्येक विधि में गतिविधियों को महत्व दिया गया है, गतिविधि आधारित है। आपने देखा प्रत्येक विधि जो है वो गतिविधि आधारित है। गतिविधि आधारित है मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। हम कहेंगे इसको ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जितनी भी पद्धतियां हैं सभी में बालक को स्वतंत्र कार्य करने पर बल दिया जाता है। किस पर, स्वतंत्र कार्य करने पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र कार्य पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक विधि में भय मुक्त माहौल है। कैसा है जी, भय मुक्त, भय युक्त नहीं है, ध्यान रखना, भय मुक्त, जहां भय का स्थान नहीं है। भय मुक्त माहौल है, क्योंकि भय मुक्त माहौल होगा तब जाके बच्चा संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होगा, और संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होगा तब मोटिवेशन होगा, चिंतन होगा, तभी सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कहीं भी सजा का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है। उसके अलावा और अगर हम बात करें तो करके सीखने पर बल दिया जा रहा है। किस पर, करके सीखने पर बल दिया जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने पर बल दिया जा रहा है, भयमुक्त माहौल है। उसके अलावा विभिन्न अवसर हैं, अवसरों की खूब उपलब्धता है। विभिन्न अवसर, क्योंकि जब तक बच्चों को अवसर नहीं दिए जाएंगे, अवसर अगर सीमित होंगे तो बच्चों के सीखने में भी सीमितता होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉमन बिंदु हैं जो हमारी प्रत्येक शिक्षा की पद्धति में, सीखने की विधि में शामिल हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, सभी में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जा रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को महत्व दिया जा रहा है। उसके अलावा सारी पद्धतियां कैसी हैं, बाल केंद्रित हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं, बालक को प्राथमिक रखा है, बालक को मुख्य भूमिका में माना है। सभी विधियों में क्या है, शिक्षक केवल सहयोगकर्ता के रूप में है, फैसिलिटेटर के रूप में है, और इसकी भूमिका कैसी है जी, गौण भूमिका है, मुख्य भूमिका में शिक्षक नहीं है। सारी की सारी विधियां क्या है, बाल केंद्रित हैं, गतिविधि आधारित प्रक्रिया है,
ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अधिगम क्या है? गतिविधि आधारित है। प्रक्रियाएं क्या है? गतिविधि आधारित है। ठीक है। स्वतंत्र कार्य करने पर बल दिया जा रहा है, बालक को स्वतंत्र रखा गया है। जब स्वतंत्र कार्य कर रहा है तो सीखने करके सीखने पर भी बल दिया जा रहा है। लर्निंग बाय डूइंग, LBD, लर्निंग बाय डूइंग इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सभी विधियों में भयमुक्त माहौल की बात हो रही है। भयमुक्त कक्ष हैं, भय कहीं भी नहीं है, सजा डर इनका स्थान नहीं है। विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जब बच्चों को अवसर मिलेंगे तब जाके ही बच्चा कर पाएगा। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो खोज की बात हो रही है। सभी जगह नवीन खोज की बात हो रही है, खोज की बात हो रही है, नवीनता की बात हो रही है। सभी जगह सृजनात्मकता की बात हो रही है, सृजनात्मकता। सभी जगह सामाजिक गुणों को विकसित करने की बात हो रही है, सामाजिक गुणों के विकास की बात हो रही है, सामाजिक गुणों का विकास। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रत्येक विधि में कहीं ना कहीं शामिल हैं। दोस्तों, सही मायने में सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने का माहौल, सीखने सिखाने का तरीका, सीखने सिखाने की विधि, उपागम पद्धति, कुछ भी आप कहें, तब तक ठीक नहीं है, तब तक कारगर नहीं है जब तक उसमें ये सारे बिंदु शामिल नहीं होंगे। याद रखिए, छोटे बच्चों के साथ जब आप डील कर रहे हैं, एलिमेंट्री में लेवल 1 2 के साथ डील कर रहे हैं, तो आपके द्वारा सीखने सिखाने का कोई सा भी तरीका अपना लिया जाए, उस हर तरीके में ये चीजें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में शामिल होंगी। हमने पीछे उपागम पढ़े थे, तब भी हमने देखा संरचनावादी उपागम की बात करें तो भी ये चीजें कहीं ना कहीं वहां थी। हमने अन्वेषण उपागम पढ़ा तो भी था, समस्या समाधान पढ़ा तो भी था। सारे के सारे उपागम भी इन्हीं चीजों की वकालत करते हैं। व्यक्ति की भिन्नताओं पर आधारित जो पद्धतियां हमने समझी वो भी इन्हीं की वकालत करते हैं। आगे हम जब CCE और SIQ की बात करेंगे तो वहां भी इन सारी चीजों की बात की जाती है, वो भी इसी के ऊपर ही आधारित हैं। हम जब NCF की बात करते हैं तो NCF भी इन्हीं विशेषताओं की वकालत करता है। हम अब जब NEP की बात कर रहे हैं, NEP 2020 आने वाला है, NEP 2020 की बात करें तो वो भी इन्हीं की वकालत करता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये सब शामिल होना जरूरी है। तो साथियों, आज हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात की, ऐसी पद्धतियों की बात की जो व्यक्ति की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसके आधार पर डिजाइन की गई है। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इन सारी पद्धतियों का तथ्यात्मक और कंसेप्ट जो कंटेंट है वो तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीखने सिखाने की जो वर्तमान प्रक्रिया है, इस वर्तमान प्रक्रिया में जो बिंदु मैंने आपको भी समझाए वो सारे बिंदु आज ही नहीं अपनाए जा रहे हैं। दुनिया में 19वीं शताब्दी से बरसों पहले से जिन लोगों को आपने भी देखा, उन लोगों ने उस जमाने में भी इस तरह की विधियों की, इस तरह की प्रणालियों की, इस तरह की टेक्निक्स की वकालत की थी। इनको शुरू भी किया था, लोगों को दिया भी था। कई देशों में इसको बहुत पहले अपना लिया गया है। कई देशों की जो शिक्षा पद्धति है वहां पर ये सारी की सारी चीजें बहुत पहले से उनकी शिक्षा पद्धति में है। हम इंडिया की बात करें, यहां हम थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। इसके पीछे कारण है, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा पद्धतियां चालू की गई वो लॉर्ड मैकाले की पद्धति पे काम करती थी, जो बाबू बनाने की बात करता था। वहां पर स्वयं पर आत्मनिर्भर होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, खुद के अंदर ज्ञान के निर्माण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम बहुत पहले आज़ाद हो चुके होते। आज़ाद होने के लिए समय, व्यक्ति या सब चीज़ें तो बाद की बात हैं। आज़ाद होने के लिए जो पूरे देश में जो भाव बना, जो समझ बनी, किसकी समझ कि ये जिंदगी गुलामी की जिंदगी है, इसके अलावा भी एक दुनिया है जहां हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इस चीज का भाव आया, वो था आजादी का मूल बीज। उस भाव के आने के बाद फिर समय नहीं लगा देश को आजाद होने में। और ये भाव कब आया? ये भाव कब आया? जब लोगों के में एजुकेशन पहुंचा, शिक्षा पहुंची, किसी भी माध्यम से, क्रांतियों के माध्यम से, आंदोलनकारियों के माध्यम से। तो दैट वाज द प्रोसेस, वो एक प्रक्रिया थी। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बच्चों में जब तक मूल भाव नहीं पहुंचेगा तब तक चीजें ठीक नहीं हो पाएगी। तो उस जमाने में तो इस तरह की शिक्षा पद्धतियां थी, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आगे चल के हम जब आजाद हुए, आजाद होने के बाद हमने प्राथमिक शिक्षा को
सब तक पहुंचाने की बात की। जब प्राथमिक शिक्षा सब तक पहुंचने लगी तो फिर हमें समझ में आया कि अब प्राथमिक शिक्षा सबको मिल रही है, अब इसकी गुणवत्ता पर काम किया जाए, क्वालिटी पर काम किया जाए। जब हम गुणवत्ता पर आए, क्वालिटी पर आए, तब जाकर हमने इन पद्धतियों को, इन बिंदुओं को, इन नवाचारों को, या फिर यूं कहें इन मूल तत्वों को हमारी प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया। आज भी हमारी माध्यमिक शिक्षा जो है इन मूल तत्वों से परे है। आज भी वहां रटंत विद्या पर बल दिया जाता है। आज भी परीक्षा आधारित प्रणालियां वहां पर चल रही है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में, कॉलेज शिक्षा में। आज भी 1 वीक और पासबुक पर आधारित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन साथियों, पूरा सिस्टम एकदम नहीं बदलता है। प्राथमिक वर्ग में बदलाव आ रहा है, प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आगे भी बदलाव आएगा। अभी कक्षा 1 से लेकर 5 तक राजस्थान के प्रत्येक स्कूल में SIQE संचालित है, और SIQE में पास फेल का सिस्टम नहीं है, अंक पद्धति नहीं है, पीरियोडिकल सामयिक टेस्ट, सामयिक जांच नहीं है, सब खत्म हो गया परंपरागत सिस्टम। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं इन्हीं पद्धतियों पर आधारित है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो मनोवैज्ञानिकों ने पूरे देश में अपनी पद्धतियों में जिनकी वकालत की, जिसको NCF जिसको सलाह देता है, जिसको लागू करने की बात करता है। तो साथियों, ये हमारा डिस्कशन रहा कुछ ऐसी पद्धतियों को लेकर जो व्यक्ति की भिन्नताओं पर आधारित हैं। इतनी सारी मैंने चर्चा आपके साथ इसीलिए की ताकि हम समझ पाएं कि वास्तविक रूप से कक्षों में हमें कैसे काम करना होता है, और वास्तविक रूप से बच्चे के सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, और बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को समझकर वैसे ही सिखाने का तरीका हम जान जाएंगे, अपना लेंगे, तो मुझे लगता है हम बहुत ठीक से बच्चों को समझा पाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।